नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनटीए नेट हिंदी के प्रश्न पत्र की। और ये प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था 13 नवंबर 2020 को और ये प्रथम पाली का प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? तो ये दो कहा था ऑप्शन सी अर्थात हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे। सी सही जवाब होगा अर्थात 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2। तो सबसे पहले आएगा पहली प्राकृत, उसके पश्चात सौरसेनी, उसके पश्चात आएगा पूर्वी हिंदी और सबसे अंत में वर्तमान हिंदी। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात सबसे पहले आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके पश्चात नंदुलारे वाजपेयी, उसके पश्चात रामविलास शर्मा और सबसे अंत में नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनके संबंध उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर उपन्यास और उनके वर्ण्य विषय दिए हैं, इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 3 अर्थात उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की स्थिति का चित्रण किया गया है समय सरगम उपन्यास में। अगला है, दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण किया गया है नाच्यभूत गोपाल उपन्यास में। इसके पश्चात पंजाब अंग्रेज़ों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसुट का चित्रण किया गया है मायादास की माड़ी उपन्यास में। और जो सबसे अंत में है, पटना के महिला छात्रावास में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किया गया है प्रति परिकथा उपन्यास में। तो 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, करम बीवी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए जिंदगीनामा उपन्यास के, और ये उपन्यास है कृष्णा सोबती का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये सभी ललित निबंधकार हैं। अगला है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी अर्थात साहित्य का मर्म और मध्यकालीन धर्म साधना, ये दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर उनका सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन 2 अर्थात सबसे पहले आएंगे कॉलरिज, उसके पश्चात आएंगे सस्यूर, उसके पश्चात आएंगे आई रिचर्ड्स और सबसे अंत में आएंगे रोला वर्थ। अगला प्रश्न 9वां, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है कन्हप्पा की ऑप्शन 2, और कन्हप्पा थे प्रसिद्ध कवि। अगला प्रश्न है 10वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए अर्थात 1। तो सबसे पहले जो कहानी आएगी वो आएगी राजा निर्वंशिया, उसके पश्चात आएगा एक और ज़िंदगी, और उसके पश्चात आएगा यही सच है, और सबसे अंत में आएगा बांचू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए अर्थात ए और सी, उद्धव शतक और भ्रमरदूत। अगला है कथा और तर्क से अर्थात स्थापना और तर्क से। तो प्रश्न पूछा गया है स्थापना में, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, और जिसका तर्क है वो है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है।
तो ये जो यहाँ पर सही होगा वो होगा ऑप्शन 2 अर्थात स्थापना गलत है और जो इसका तर्क है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियाँ हैं? तो ये हैं ऑप्शन 4 सी और डी। सी में है नाचा और डी में है पिंडवानी। अगला है 14वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियाँ हैं। तो ये है विकल्प नंबर 3 अर्थात बी और डी। बी में है ठुमरी और डी में है आदिम रात्रि की महक। अगला प्रश्न है 15, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो ये थे ऑप्शन बी मनोज शंकर। अगला प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्यानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो ये है राग दरबारी की। तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपने बताना है कि राग दरबारी किसका उपन्यास है। अगला है 17, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। तो ये है ऑप्शन 4 अर्थात ए और डी। ए में है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र और डी में है निष्कासन। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर 4 सी और डी। सी में है दश कुमार चरित और डी में है सुब्रत तिलक। अगला है 19, समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। तो ये है विकल्प नंबर 4 एक और द्रोणाचार्य। और एक और द्रोणाचार्य नाटक है शंकर श्रेष्ठ का। अगला है 20, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपयुक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ऑप्शन 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 4 वायु। अगला है 22, ये भी कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन है, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। और कथन 2 है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचार का नियमन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। कथन ए और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला है 23, निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सम्मिलित करना है। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 अर्थात वापसी कहानी का जो वर्ण्य विषय है तो वो है पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। उसके पश्चात तीसरी किस्म का जो वर्ण्य विषय है वो है आंचलिक तत्व। अगला है माया दर्पण। तो माया दर्पण का वर्ण्य विषय है नारी स्वातंत्र्य। अगला है परमात्मा का कुत्ता। तो इसका जो वर्ण्य विषय है वो है नगरी जीवन की त्रासदी। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला है 24, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम होगा। तो जो यहाँ पर सही क्रम होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात सबसे पहले कौरव नगरी, उसके पश्चात पशु का उदय, उसके पश्चात अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके पश्चात आएगा गांधारी का शाप और सबसे अंत में आएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो जो अंधा युग नाटक है या गीति नाट्य है यह धर्मवीर की रचना। अगला है 25, यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। तो यह है विकल्प नंबर 2 अर्थात बी और सी। बी और सी में है बबर अली खां और सी में है चौधरी पीरबख्श। अगला प्रश्न है 26, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के विकास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो ये सुझाया है ऑप्शन ए अर्थात विकल्प नंबर 1 अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती? तो ये है अरबी, बाकी फारसी, लैटिन और यूनानी आती हैं। अगला प्रश्न है 28, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो ये है
ऑप्शन 4 क्षात्र धर्म का अभाव। अगला है 29, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बात सही है? तो ये होगा विकल्प नंबर 1। तो यहाँ पर है, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे, ये सही है। अगला है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, तो ये भी सही है। और जो डी है, इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, ये भी सही है। और जो इनका सी था, इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था, ये गलत होगा। तो इसका विकल्प नंबर ए सही है। अगला है 30, तमस उपन्यास के पात्र हैं, तो ये सही होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात रिचर्ड और लीजा। अगला है, मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो जो यहाँ पर सही होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात सी और डी। सी और डी में है शैलुष और बसंती। जो मनु भंडारी के उपन्यास हैं वो है महाभोज और आपका बंटी। अगला प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 बी और डी। तो बी और डी में है बिना दीवारों का घर और डी में है नेपथ्य राग। अगला प्रश्न है 33, सूची ए में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात कविवचन सुधा का होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है हिंदी प्रदीप, तो इसका होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला है ब्राह्मण, तो इसका होगा प्रताप नारायण मिश्र। और अंत में है सदादर्श, तो इसका होगा लाला श्रीनिवास दास। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला है 34, नीचे दो कथन दिए हैं, तो कथन 1 है साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन 2 है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 अर्थात कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है 35, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता हैं। तो ये हैं हेमचंद्र सूरी, ऑप्शन बी। अगला है 36, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? तो ये है विकल्प नंबर 2 केंद्रवाद। बाकी विकेंद्रिता, विखंडन, स्थानीयता ये उत्तर आधुनिकता के तत्व हैं। अगला प्रश्न है 37, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। तो ये होगा विकल्प नंबर 2 अर्थात ए और सी। ए में है ईश्वर की नायिका के रूप में परिकल्पित करना और सी में है कथानक रूढ़ियों का अनिवार्य प्रयोग करना। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला है 38, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है 39, रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम होगा। तो जो विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर 3। तो यहाँ पर सही है आत्महत्या के विरुद्ध, उसके पश्चात आएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो, उसके पश्चात आएगा लोग भूल गए हैं और सबसे अंत में आएगा कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। अगला प्रश्न है 40, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। तो ये पात्र हैं ऑप्शन ए अर्थात सुबोध चंद्र और मदारी लाल। अगला है 41, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है अर्थात लेखिकाओं और उनकी कृतियों को सुमेलित करना है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। तो जो अलमा कबूतरी रचना है तो ये है मैत्री पुष्पा की। अगला है छिन्नमस्ता, तो ये रचना है प्रवाख्यतान की। अगला है सूखते चिन्नार, तो ये होगी मधु कांकरिया की रचना। अगला है पारिजात, तो ये है नासिरा शर्मा की रचना। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है 42, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं।
तो जो सुझाव दिए हैं इस विकल्प के अनुसार सही होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है, सही है। अगला है 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी सही है। और जो अगला सही होगा वो होगा उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। और जो यहाँ पर गलत होगा वो होगा विकल्प नंबर 3, अर्थात भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे विकल्प नंबर ए, अर्थात ए और सी। ए और सी में है अस्मिता के लिए और अंगद की नीति। जो विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं वे हैं किस किस को नमन करूं, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। अगला प्रश्न है 44, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है, तो ये होगी ऑप्शन बी इतिहास चक्र। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन कविताओं की विशेषताएं हैं, तो ये होंगी विकल्प नंबर 4, अर्थात बी और डी, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। बी और डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए, तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 1, अर्थात लोकायतन। लोकायतन का है 1964, आंसू आंसू का है 1925। अगला है भारत भारती, तो भारत भारती का होगा 1912। और अंतिम है चित्ररेखा, तो चित्ररेखा का होगा 1935, विकल्प नंबर ए। अगला है 46, तो प्रश्न ही हो चुका है। अगला है 48, देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है, इस प्रेम का आलंबन क्या है, सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है, तो ये कथन है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियों निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो ये होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात बी और सी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। अगला सी है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, विकल्प नंबर 2 सही है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है, तो जो यहाँ पर तालव्य वर्ण होगा वो होगा विकल्प नंबर 2, अर्थात ए और डी, च और ज। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। जल्द ही आपके समक्ष आएंगे पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।